अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका को धीरे धीरे होश आने लगा था। तभी डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका की कमज़ोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और न ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितनी शॉक्ड अनिका थी उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर की केबिन में खड़े मानो आने वाले तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर ने गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमज़ोर अनिका ने थोड़ी ताक जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिलमिलाकर अनिका के पास आए और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया और बोले, इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैकसीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बिठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराज़गी जता रहे हो। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फिलहाल कुछ भी करने के लिए फिजिकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमजोरी के साथ साथ शर्म से मानो जम गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट्स के कारण शहर में रौनक लगी रहती है। मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि आखिर कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आंखों से एक ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट से अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था और उसमें जंगल का चित्र भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के ज़माने का मकान था। कहा जाता था यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फवारा बना था। लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजसा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका के रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफा पर फेंका और अपने सर पे हाथ रखकर एक घुराते हुए शेर की तरह हॉल में इधर से उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार थी कि अनिका की पूरी गर्दन छिप जाती। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भरी हुई बोरी से करते। लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नर्म मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती उसकी नाक और पूरे जहां की मासूमियत को समेटकर बनाई गई हो वैसी उसकी 2 आंखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं देखा था तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर। बिन माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आंखों से गौतम की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी गौतम भारी पहाड़ी आवाज़ में उस पर गरज पड़े, मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा खानदान के एक लौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाती है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देख अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे? कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, सुजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखते ही अनिका की कमजोरी मानो अचानक से वापस आ गई हो। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से में घूरते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनिका एक डरे सहमे मेमने की तरह घबराकर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पांव को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी।
गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो, तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूं, आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करोगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पे। कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब से उसकी नज़र अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने ज़बरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इसके नाजायज़ बच्चे को भी मैं अपना नाम दूँ। एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही है जो मैंने किया ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसीलिए भागा था मैं, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी यह धरती फट जाए और दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाए। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई हो, इस तरह उसने अनिका की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, देखो, इस बेशरम लड़की को शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी, और इतना होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम? पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये बोलते हुए वो गुस्से में अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा, लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना ज्यादा हद थी उतनी ही ज्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदी थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा था और वो मजबूर खड़ी सुन क्यों रही थी। बच्चे का ख्याल आते ही न जाने कैसे अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे वो बोल पड़ी, मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई फिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोली। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा, मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी हो और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिरी और बेहोश होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब देखकर भी कुणाल वही खड़ा बेशर्म और बेसुध बनकर रम के घुट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी, उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मी मम्मी उठो ना मम्मी। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मी उठो मम्मी, प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झटके से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट मां के पास में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मोम, क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए कहती है, ओह कम ऑन मोम, स्कूल में हमें टीचर कहती हैं कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूं ना, तो ऑब्वियसली मेरे पापा भी तो होंगे ही, या किसी जादूगर ने मुझे अपनी हेड में से बाहर निकाला है। आबरा का डाबरा, रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर माँ बेटी दोनों ही जोर से हंस पड़े। अपनी हंसी पे काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सोच में डूब गई। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था,
और अनिका के पापा की कदकाठी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया था, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाए और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग निकला था। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लगी थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, जहां अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बढ़ा उसका शरीर अब एकदम सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ परफेक्ट जॉलाइन, गुलाबी पनखुड़ी जैसे नर्म होंठ और सुराही सी लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वो ये शादी तोड़ने को राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नज़रों से अनोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम खेलने में मस्त थी और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहां से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहां चाहे छोड़ देता हूं ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक लिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया था, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई, लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना? ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फोन आया। कुणाल ने जैसे ही फोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाजा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चिल्लाई, टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूं ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई ही नहीं। आप अगर बेंगलुरु की फ्लाइट में आई है तो आपने फ्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़ कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी, अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते हुए कुणाल अनिका तो देखता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना कर दिया होगा, कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, आजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी
तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसके सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव के धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया।